सीजीआई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट में 2 महीने बाकी हैं। प्रधानमंत्री उनसे मिलने जाते हैं। क्या पक रहा है? जिनको नहीं पता चंद्रचूड़ जी कौन है, साहब लेमैन भाषा में समझा देता हूं। चंद्रचूड़ जुडिशरी के पुष्पा हैं, यानी कि सामने कौन खड़ा है, क्या खड़ा है, कोई मतलब नहीं। जजमेंट में कोई भी लीनियंसी नहीं होती है। लोगों को अब थोड़ा दिक्कत होने लगी। बोले कि यार क्या मामला चल रहा है? तस्वीर को देखिए आप भी, क्योंकि लोगों ने बोला कि भाई ये तो रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट की परंपरा चली आ रही है। बेनिफिट्स की बात कर रहा हूं तो इसमें अयोध्या मामले में जिन जजों ने फैसला सुनाया था आफ्टर रिटायरमेंट, उनको अच्छी खासी पोस्ट दी गई थी। लोग इस पे भी चिंता जता रहे हैं। पूरी कहानी आपको वीडियो देखने के बाद समझ में आएगी। ये चर्चा का विषय क्यों बनी, लोगों ने इसको इतिहास से जोड़ा, सही है गलत है, क्या है, लक्ष्मण रेखा पार की गई या नहीं की गई, आज मैं आपको फैक्चुअल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। जो कल तक पुष्पा थे, आज उनको पुष्पा कहने में भी 3 बार सोच रहे हैं। क्या वजह है समझिए। तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आप क्या देख रहे हैं? चंद्रचूड़ साहब हैं, उनकी धर्म पत्नी है, भगवान गणेश जी की मूर्ति है, नरेंद्र मोदी जी आरती करते दिखाई दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की पोशाक अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्रियन टोपी उन्होंने पहनी हुई है। वही कल्चर है महाराष्ट्र का, इसलिए उन्होंने वो धारण किया है। जब आप किसी ना कल्चर की, जब वही चीज आप धारण करते हैं, सामने वाले का मैसेज जाता है, एक लगाव, सद्भाव और एक विश्वास सामने वाले का आप जीतना चाहते हैं, तो उस तरह से ड्रेसअप किया हुआ है। सही है गलत है कि लक्ष्मण रेखा पार की, इस पे बात होने लगी। 2 धड़े में बढ़ चुका है इस फोटो को आने के बाद। एक बोलता है प्रॉब्लम क्या है, जान ही सकते हैं। अगर क्या वो कि सरकार को और कोर्टों को इतना दूर होना चाहिए कि दीवार खड़ी हो जाए, मिलते रहना चाहिए, क्या दिक्कत है इसके अंदर? दूसरा धड़ा बोला कि क्यों मिलते रहना चाहिए साहब, इतिहास भूल गए क्या? बहुत सारी बातें हुई। तो मैं एक एक करके बात करना चाहता हूं आपसे। क्या चीफ जस्टिस के घर पर पीएम का जाना ठीक था? पहले आप बताइए कमेंट में। कहते ऐसा तो कानून कोई है नहीं कि नहीं जा सकते। साहब जो चीज कानून के दायरे में सही हो, क्या वो आम आदमी के नजर में भी ठीक हो सकती है? ये सिर्फ एक लीगल बात नहीं है, ये एक पब्लिक मोरालिटी का भी मामला बन जाता है। बहुत सारे इमेजेस वायरल हो रहे हैं, देखो ये सब चल रहा है सोशल मीडिया पे, यानी कि लोग हताहत हैं। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ट्वीट करते हैं और कहते हैं, ये चौंकाने वाला है कि सीजीआई चंद्रचूड़ ने मोदी को एक निजी बैठक के लिए अपने आवास पर अनुमति दे दी। क्या कर दिया? बीबीसी की जर्नलिस्ट हैं एक सर्वप्रिया सांगवान, उन्होंने भी ट्वीट किया। उन्होंने बोला, उन्होंने अपने एक अनुभव साझा किया। एक बार एक जज को उन्होंने एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे इनवाइट किया, शिरकत करने के लिए बोला। उनके स्टाफ ने काफी दिनों तक घुमाया और आखिर में कहा कि वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर हैं एक केस सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए वो नहीं आएंगे। सर्वप्रिया सांगवान जी कहती हैं केस उस जज की अदालत में नहीं था, लेकिन उनको अच्छा लगा कि एक न्यायाधीश ना सिर्फ एक निष्पक्ष है बल्कि निष्पक्ष नजर भी आना चाहता है। अच्छा ही है, वे अपनी छवि पर ध्यान रखते हैं। यहां पर मेरा सवाल उनसे यह है कि न्यायालय में जब लाखों मामले सरकार के होते हैं और जहां सरकार एक पार्टी है, तो कैसे कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज उन्हीं नेताओं के आयोजित कार्यक्रम में, सरकार के मुखिया के आयोजित कार्यक्रम में चले जाते हैं? कैसे उन्हें अपने घर पे निमंत्रण देते हैं और निजी कार्यक्रम की तस्वीरें भी वो शेयर कर लेते हैं? क्या ये एक जज की निष्पक्ष छवि को प्रभावित नहीं करता? ये सवाल है। देखिए जरा सोचिए, ऐसे वक्त पर जब देश भर में सरकार और सुप्रीम कोर्ट के रिश्ते पर सवाल उठते हों, उनके भीतरी गठबंधन पर, गठजोड़ पर सवाल उठते हों, जब कॉलेजियम और जजेस के अपॉइंटमेंट के मामले पे लगातार सवाल उठ चुके हों, तब क्या यह इमेज देना जरूरी था कि प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस पर्सनल लेवल पर इतने करीब हैं? क्या यह सही टाइम था जब जुडिशरी को अपने इंडिपेंडेंट होने का प्रदर्शन करना चाहिए था, वहां आप इस तरह से कोशिश कर रहे हैं? ये सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या ये सही वक्त पर गलत मैसेज तो नहीं दे दिया? क्या जुडिशरी अब सही मायने में इंडिपेंडेंट है? आम जनता को क्या लगेगा जब एक तरफ चीफ जस्टिस और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री एक प्राइवेट फंक्शन में, वो भी एक साथ, मतलब पूजा फंक्शन घर का? क्या जुडिशरी सच में अपने अस्तित्व के प्रमाण दे रही है या सिर्फ दिखावे भर के लिए किया गया है? ये एक बहुत बड़ा सवाल बन गया जनता के बीच में। तो सवाल ये है, क्या ये छोटी सी मुलाकात सिर्फ मुलाकात थी या फिर डेमोक्रेसी का एक बेसिक प्रिंसिपल का उल्लंघन हुआ है? कमेंट सेक्शन बताइएगा। ये जनता के बीच में डिस्कशन बना हुआ है इसी चीज को लेकर के। अच्छा, ये सब सवाल क्यों उठ रहे हैं? मतलब क्यों घालमेल और सरकार गठजोड़, क्यों बात कहां से आ रही? तो इतिहास को मैं आपको बता देता हूं। आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, इसकी पहले बात मैं कर चुका हूं। पहले कुछ अंश वो देख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट भी मिले हैं, उसमें भी सवाल खड़े हुए, जजमेंट पे लेके भी सवाल हुए। तो समझाता हूं, पहले समझिए। जो पहले मैंने वीडियो डाला हुआ है उस पर मैंने क्या बोला था वो देखिए। पहली घटना, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। याद है आपको? सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजों ने 12 जनवरी 2018 को इतिहास में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन सीनियर जजों में जस्टिस जे चेलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ शामिल थे। इन चारों जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस को
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ बगावत के तौर पर देखा गया। जजों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें कही। बोले केसों को अपने हिसाब से दिया जा रहा है, पिक एंड चूज का जो तरीका है वो अपने आप में बहुत गलत है, आवंटन का तरीका है वो भी काफी गलत है, और कुछ न्यायिक आदेशों पर भी सवाल उठाए थे कि किस तरह के फैसले दे दिए। जजों ने कहा कि यह समस्याएं देश के सर्वोच्च न्यायपालिका को नुकसान पहुंचा रही है, यह भारतीय लोकतंत्र को नष्ट कर सकती है। ध्यान रहे, जस्टिस जे चेलमेश्वर उस समय चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के बाद सुप्रीम कोर्ट में दूसरे सर्वाधिक वरिष्ठ न्यायाधीश थे। जस्टिस जे चेलमेश्वर ने कहा था कि हम चारों को यकीन हो गया है कि लोकतंत्र दांव पर है, और हाल के दिनों में कई घटनाएं हुई हैं। जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया को 7 पेजों का एक प्रेस नोट भी दिया था। इस मौके पर जस्टिस रंजन गोगोई भी थे। उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई भी किसी भी तरह की अनुशासन भंग नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश याद होंगे आपको, रंजन गोगोई। 16 मार्च 2020 को राज्यसभा के लिए उनको नॉमिनेट किया गया। गोगोई जी का जब नॉमिनेट किया गया उसके बाद सियासी दलों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। AIMIM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर सवाल पूछ लिया, क्या यह इनाम है? लोगों को जजों की स्वतंत्रता में यकीन कैसे होगा? कई सवाल हैं। सुप्रीम कोर्ट में रंजन गोगोई का कार्यकाल तकरीबन 13 महीने का था और इस दौरान उन्होंने 47 फैसले सुनाए, जिसमें अयोध्या राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद जैसे ऐतिहासिक मामले भी शामिल थे। इसके अलावा रंजन गोगोई ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऑफिस को भी RTI के दायरे में लाने, राफेल मामला, सबरीमाला मंदिर और सरकारी विज्ञापनों में नेताओं की तस्वीर प्रकाशित करने पर पाबंदी लगाने जैसे कई सारे फैसले उन्होंने दिए थे। गोगोई के इन फैसलों का व्यापक असर हुआ, लेकिन वही है, रिटायरमेंट के तुरंत बाद जजों को बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, कुछ पद ऐसे होते हैं जहां पर रिटायरमेंट के बाद सिर्फ जज ही जा सकते हैं, वहां अपॉइंटमेंट होता है तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जहां पर और कोई आ सकता है वहां पर जजेस पहुंच जाते हैं तो सवाल उठने लगता है। जैसे कुछ ही पद ऐसे हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज ही बैठ सकते हैं, रिटायर्ड जज ही बैठ सकते हैं, जैसे लॉ कमीशन के चेयरमैन हो या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन। इसलिए इन पदों को लेकर कभी विवाद नहीं हुआ। बहस उन पदों की नियुक्तियों को लेकर हो जाती है जिन पर कोई भी बैठ सकता है और नियुक्तियां सरकार करती है। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जज NHRC चेयरमैन बनाए जाते हैं, जो नियम के मुताबिक है। लॉ कमीशन के चेयरमैन भी रिटायर्ड जज को ही बनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस अरुण मिश्रा अभी NHRC के चेयरमैन हैं। इसके पहले चेयरमैन रिटायर्ड चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा थे। वहीं रिटायर्ड चीफ जस्टिस MN वेंकट चलैया, चीफ जस्टिस JS वर्मा, चीफ जस्टिस आनंद भी इस पद पर रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस BS चौहान लॉ कमीशन के आखिरी चेयरमैन थे। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस और चीफ जस्टिस देश के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में कुलपति, वाइस चांसलर भी बन चुके हैं। जस्टिस PB गजेंद्र गढ़कर 1966 में रिटायरमेंट के बाद मुंबई यूनिवर्सिटी के कुलपति बने थे। 1997 में चीफ जस्टिस पद से रिटायर होने के बाद जस्टिस AM अहमदी AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भी चांसलर बने। 1970 में रिटायर हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हिदायतुल्लाह रिटायरमेंट के बाद छठे उपराष्ट्रपति बने थे। फिर उसके बाद कुछ पॉलिटिकल नियुक्तियां होनी शुरू हो जाती हैं, राजनीतिक नियुक्तियां भी हुई। जहां तक राज्यपाल के पद पर नियुक्ति का सवाल है, जस्टिस S अफजल अली सुप्रीम कोर्ट से 18 सितंबर 1951 को रिटायर होते हैं। उन्हें 7 जून 1952 को ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया था। वे 1956 से 1959 तक असम के राज्यपाल रहे। 1997 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस फातिमा बीबी को भी तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया था, लेकिन उनकी नियुक्ति रिटायरमेंट के 5 साल बाद होती है। चीफ जस्टिस P सदाशिवम 26 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होते हैं और उन्हें 5 सितंबर 2014 को केरल का गवर्नर राज्यपाल बना दिया जाता है। मोदी सरकार में यह पहली बड़ी राजनीतिक नियुक्ति थी। चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्र के रिटायरमेंट के बाद कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया था और वह चुनाव जीत करके 1998 में राज्यसभा पहुंचे थे। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जब अपने पद से रिटायर होते हैं तो उन्हें बीजेपी सरकार ने मार्च 2020 में राज्यसभा के सदस्य के तौर पर मनोनीत किया। अयोध्या केस में फैसला देने वाले तीसरे जज हैं अब्दुल्ला नजीर, जिन्हें रिटायरमेंट के बाद मोदी सरकार से बड़ा पद मिला। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल 12 फरवरी 2023 को बनाए गए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस
अब्दुल एस नजीर अयोध्या विवाद में फैसला देने वाली पीठ में शामिल तीसरे ऐसे जज हैं जिन्हें मोदी सरकार ने सेवानिवृत्ति के बाद किसी बड़े पद से नवाजा था। जुलाई 2021 में सेवानिवृत्त हुए जस्टिस अशोक भूषण को भी उसी वर्ष के बाद राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण का प्रमुख बनाया गया। जस्टिस अब्दुल नजीर आजाद भारत के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट के चौथे रिटायर्ड जज हैं जिन्हें राज्यपाल बनाया गया। अन्य नियुक्तियां 6 जुलाई 2018 को जस्टिस A.K. गोयल को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में रिटायर्ड होने वाले दिन ही नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल NGT का चेयरमैन नियुक्त किया गया। विडंबना यह है कि जस्टिस A.K. गोयल, जिन्हें केंद्र सरकार ने उनके सेवानिवृत्ति के दिन ही NGT का चेयरमैन नियुक्त कर दिया, उनकी अगुवाई वाली बेंच रोजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड मामले में ट्राइब्यूनल के पुनर्गठन का मुद्दा देख रही थी। एडवोकेट वरिष्ठ एडवोकेट हैं अरविंद जी पी दातार, उन्होंने एक सुझाव दिया था कि ट्राइब्यूनल सेवानिवृत्ति होने वाले व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प नहीं होना चाहिए और नियुक्ति करने वाली इकाई में भी तो नियुक्ति की प्रक्रिया से किसी मामले में पर प्रभाव भी नहीं पड़ना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद किसी नियुक्ति को स्वीकार करने पर पाबंदी भी होनी चाहिए। बेंच जब ट्राइब्यूनल के पुनर्गठन का मामला देख रही थी तब उसने कहा था, उसने उस अवधारणा को व्यापक रूप से माना है। ये बहस इस संदर्भ में ध्यान रखते हुए होती है और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है कि जजों ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में कई संवेदनशील मुद्दों की सुनवाई भी की है। इससे पहले 29 मई 2018 को जस्टिस R.K. अग्रवाल को नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त होने के कुछ ही हफ्ते के अंदर चेयरमैन बना दिया गया था। जस्टिस R.K. अग्रवाल ने उस बेंच का नेतृत्व किया था जिसने CBI के विशेष निदेशक के तौर पर R.K. अस्थाना की केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति के फैसले पर सवाल उठाने वाली याचिका को खारिज किया था। पूर्व न्यायाधीश सदाशिवम का मामला भी बहुत जोर पे उठा था जब भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम को सितंबर 2014 में केरल का राज्यपाल बनाया गया था। इस फैसले को ये कहते हुए खूब आलोचना की जाती है कि उन्हें सत्तारूढ़ दल की मदद करने का इनाम मिल गया। क्या मदद थी? जस्टिस सदाशिवम ने पहले ही कह दिया कि इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है, कुछ न सर न पैर। उनकी नियुक्ति तुलसीराम प्रजापति मामले में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ दायर की गई दूसरी FIR को खारिज करने के उनके फैसले के साथ कोई लेना देना नहीं है, जिसको बताया जा रहा है कि मैंने उनकी FIR को खारिज कर दिया इसलिए मुझे पद मिल गया, इसका कोई लेना देना नहीं है। ये साफ जस्टिस साहब का कहना था। खैर, ये तो रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट की बात हो गई, लेकिन अरुण जेटली की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। जजों के लिए अरुण जेटली जी ने कूलिंग पीरियड का वकालत की। उन्होंने अरुण जेटली नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से राज्यसभा में 2012 में जजों की 2 नियुक्तियों के बीच की अवधि यानी कूलिंग पीरियड की वकालत कर रहे थे। उनका कहना था कि सेवानिवृत्ति से पहले किए गए फैसले सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले पद की चाहत में प्रभावित होते हैं। अरुण जेटली जी कहते हैं कि उनकी सलाह है कि सेवानिवृत्ति के बाद 2 साल नियुक्ति से पहले का अंतराल होना चाहिए, अन्यथा सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अदालतों को प्रभावित कर सकती है और एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और ईमानदार न्यायपालिका कभी भी वास्तविकता नहीं बन पाएगी। अब विडंबना देखिए, अरुण जेटली की पार्टी के सत्ता में आने के दौरान ही इन 3 जजों की, जस्टिस पी सदाशिवम, जस्टिस अग्रवाल, जस्टिस गोयल की सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट के तत्काल बाद ही नियुक्ति हो जाती है। कहां गया कूलिंग पीरियड, समझ में नहीं आया। साथ ही मौजूदा सरकार ने वित्त अधिनियम 2017 में कई ऐसे प्रावधान शामिल कर दिए जो न्यायिक स्वतंत्रता की जड़ों को काटते हैं। तो ये कुछ चिंताएं थी जो कि लोगों को होने लगी क्योंकि इतिहास से वो सबक लेना चाहते थे। कूलिंग ऑफ पीरियड की बात करते हैं। ये कुछ चिंताएं थी जिसको लेकर के सोशल मीडिया 2 धड़े में बट जाता है कि इतिहास से भी अभी हम लोग नहीं सीख पा रहे हैं, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। तो यहां पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप इस तस्वीर को कैसे लेते हैं, नॉर्मल या एबनॉर्मल? ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको सारी हिस्ट्री मैंने आपको समझा दी। अगर आप निष्पक्ष हैं तो निष्पक्ष दिखना भी जरूरी है। इस वीडियो को 3 WhatsApp ग्रुप पे शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यवेद जयते, नमस्कार।